अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 यानी कि मोशन के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, टेंशन, मोमेंटम और फ्रिक्शन, ये तमाम के तमाम टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। तो इनके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि द एरिया बिटवीन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस इज इक्वल टू। अगर हम एरिया फाइंड करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ना बेसिकली इस किस्म का होता है। एक्स एक्सिस के अंदर हम वेलोसिटी को प्लॉट करते हैं और यहाँ टाइम को प्लॉट करते हैं और यहाँ पर हम वेलोसिटी को प्लॉट करते हैं। ठीक है ना। तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, जो भी बन रहा है, तो सवाल यह है कि जो एरिया अंडर द कर्व होता है, इसके अंदर जितना भी एरिया आ रहा है बेसिकली वो किस चीज को शो करता है। तो याद रखिए वो शो करता है वेलोसिटी इनटू टाइम को, और वेलोसिटी इनटू टाइम बेसिकली किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा? द एरिया बिटवीन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस इज इक्वल टू, so this is the right answer, displacement. नंबर 2, स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ। स्विमिंग पॉसिबल है। स्विमिंग में हम क्या करते हैं? अपने हाथों से हम पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी कि हम एक्शन करते हैं पानी के ऊपर और रिएक्शन हमें मिलता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नंबर 3, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। जो इनर्शिया होता है किसी बॉडी का, जो कि प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जिसके जरिए वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखता है या रखने की कोशिश करता है, उसे इनर्शिया कहते हैं और उसको मेजर किया जाता है उस बॉडी के मास के लिहाज से। याद रखिए इनर्शिया इज द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। नंबर 4, ड्यूरिंग फ्री फॉल if air friction is negligible then acceleration of bodies of different masses is। अगर तो एयर मौजूद नहीं है, एयर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, तो जो एक्सेलरेशन होती है फ्री फॉलिंग बॉडी में वो मासेस पर डिपेंड नहीं करती, वो हर एक के लिए इक्वल रहती है। लेट से हर एक के लिए कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम राउंड ऑफ 10 भी कर सकते हैं। नंबर 5, द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स वेरियस लेयर्स ऑफ फ्लूइड्स। जो वेरियस लेयर्स ऑफ फ्लूइड के दरमियान में फ्रिक्शन पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? विस्कस ड्रैग, विस्कोसिटी, फ्रिक्शन या अपथ्रस्ट। सो राइट आंसर इज विस्कोसिटी, जो कि बेसिकली रेजिस्टेंस टू फ्लो होता है। और यहाँ पर जो बात हो रही है वो यही है कि जो वेरियस लेयर्स ऑफ लिक्विड है उसके दरमियान में जो पाई जाने वाली फोर्स है, जो रेजिस्टेंस है, उसे क्या कहते हैं? सो इट कैन बी कॉल्ड एज विस्कोसिटी। नंबर 6, इफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस कोलाइड इलास्टिकली। दो बॉडीज हैं जिनके मासेस इक्वल हैं और वो इलास्टिकली कोलाइड करती हैं, तो क्या होगा? देयर वेलोसिटीज आर एडेड to each other, their velocities are subtracted, their velocities do not change, they exchange their velocities. So basically वो अपनी velocities को exchange कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी जो है जिसका मास कुछ भी है, m है, वो 2 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है, दूसरी बॉडी जिसका मास m है वो 5 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है। तो आफ्टर कोलिजन ये वाली बॉडी वापस जाएगी 5 मीटर पर सेकंड से, ये वाली बॉडी वापस जाएगी 2 मीटर पर सेकंड से, यानी कि वो दोनों एक दूसरे की जो वेलोसिटीज हैं उनको एक्सचेंज कर लेते हैं। नंबर 7, टू प्रोड्यूस सेम एक्सेलरेशन इन द बॉडीज ऑफ मासेस 10 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम द फोर्स अप्लाइड ऑन द सेकेंड बॉडी शुड बी। मैं ये चाह रहा हूं कि दो बॉडीज हैं, एक बॉडी का मास है 10 किलोग्राम, ठीक है, और दूसरी बॉडी का जो मास है वो है 20 किलोग्राम। मैं चाह रहा हूं कि दोनों में जो है वो सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, तो फोर्स जो है वो कितनी अप्लाई करनी चाहिए? तो देखिए फोर्स, अगर मासेस, अगर हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं, तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है मास पे, यानी कि मास ज्यादा तो हमें फोर्स भी लगानी पड़ेगी ज्यादा। ठीक है, तो दूसरी बॉडी का मास जो है वो ज्यादा है तो हमें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, और कितनी लगानी पड़ेगी? बेसिकली हमें फोर्स लगानी पड़ेगी डबल्ड। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब, अगर सेम एक्सेलरेशन है और हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जो जिसका मास ज्यादा उसकी फोर्स ज्यादा, जिसका मास कम उस पर अप्लाइड फोर्स हो जाएगी कम। ठीक है जी, तो डबल करनी पड़ेगी हमें फोर्स। A truck covers a distance of 360 किलोमीटर in 5 hours its speed। तो देखो यूनिट किलोमीटर पर आवर में ये तो कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, किलोमीटर पर आवर में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है और हो रहा है इन 5 आवर्स। तो 360 डिवाइडेड बाय 5,
72, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, सिर्फ क्या करा 360 डिवाइड बाय 5 है तो 360 का यूनिट किलोमीटर है और 5 का यूनिट आर है, तो किलोमीटर पर आवर में ही आएगा ना, जाहिर सी बात है। तो 72 किलोमीटर पर आवर। Number 9. How long does it take by a car going at 30 meter per second to stop if it decelerates at 7 meter per second square? Acceleration given है, इनिशियल स्पीड गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है और हमें मालूम करना है टाइम। तो वी आई वी एफ और ए यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए टी। वी एफ 0 है, वी आई 30 है, एक्सेलरेशन है 7 और टाइम हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा माइनस का 30 और माइनस के 30 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू टी। ठीक है ना, अब क्योंकि डीसेलरेट हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये जो एक्सेलरेशन है जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो माइनस का साइन आता है। ठीक है ना, माइनस का साइन आएगा तो बेसिकली ये प्लस के हो जाएंगे या दोनों माइनस के होंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। देन हमें सिर्फ क्या करना है, हमें 30 डिवाइड बाय 7 करना है जो कि 4.2 है एंड विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 सेकेंड। तकरीबन 4 सेकेंड लगेंगे उस कार को रुकने के लिए। ठीक है ना, 4.2 आ रहा है कैंसिल होने पर, तो जो करीब तरीन आंसर हो। नंबर 10, स्टोक्स लॉ होल्ड्स फॉर, जो स्टोक्स लॉ है वो किस चीज पर होल्ड करता है, बॉडीज ऑफ ऑल शेप्स, नहीं गलत, स्फीयर पे करता है। मोशन थ्रू फ्री स्पेस नहीं, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ पार्टिकल नहीं, वर्टिकल भी होता है। मोशन थ्रू विस्कस मीडियम, ये जो स्टोक्स लॉ है बेसिकली वो अप्लाई होता है जब भी कोई बॉडी किसी विस्कस मीडियम से ट्रेवल करती है तो उसके ऊपर अप्लाई होता है। Number 11. The coefficient of frictional force between two surfaces in contact does not depend upon, जो coefficient of friction है between two surfaces वो depend नहीं करता किस चीज पर, the normal force passing one against the other, the area of the surfaces, whether the surfaces are stationary or in relative motion, whether a lubricant is used or not। जो coefficient of friction है वो किस चीज पर डिपेंड नहीं करता। तो याद रखिए वैसे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल फोर्स पे तो डिपेंड करता ही है और नॉर्मल फोर्स जो है वो एरिया ऑफ सरफेसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक भी हो सकता है और डायनेमिक भी हो सकता है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो जो है वो डिपेंड करता है, या तो वो रेस्ट वाली है तो स्टैटिक हो सकता है, नहीं तो डायनेमिक हो सकता है। और अगर ल्यूब्रिकेंट होगा तो जाहिर सी बात है जो म्यू की वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। Number 12. If the time interval is very small, the rate of change of velocity. Rate of change of velocity. Velocity में कितना चेंज आ रहा है with respect to time और लिमिट क्या अप्लाई कर रहे हैं कि time approaches to zero. So इसको बोलते हैं instantaneous acceleration. क्या बनेगा आंसर? Instantaneous acceleration. If velocity of a body is decreasing, तो जो डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की वो अपोजिट होती है। याद रखिए अगर कोई बॉडी इस तरफ ट्रेवल कर रही है यानी कि उसकी स्पीड की डायरेक्शन इस तरफ है बट वो स्लो डाउन हो रही है तो एक्सेलरेशन उसके अपोजिट होती है। ठीक है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नहीं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी करेक्ट है। परपेंडिकुलर भी नहीं होती, 60 डिग्री पे भी नहीं होती। 17. Kinetic friction is always less than the static friction. Static friction ज्यादा होती है। Static friction वो है जब दो सरफेसेस जो है वो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में होती हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन वो है जब मोशन में होती हैं। तो जब मोशन में होती हैं तो फ्रिक्शन कम होती है और जब स्टैटिक होती हैं तो फ्रिक्शन ज्यादा होती है। ठीक है ना, दैट्स व्हाई मैंने इसमें से सेलेक्ट करा है सी लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है जी। 18. If F be the limiting friction, R is the normal reaction, तो coefficient of static friction ऊपर ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया F divided by R, F divided by R, this one. 19. A body falls freely, the distance covered by it in 2 seconds. एक बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 2 सेकंड में। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करना है। जब भी कोई बॉडी ड्रॉप होती है तो वी आई 0 के बराबर होता है। ऐसी सूरत में जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 के बराबर होता है प्लस का, और हमें टाइम मालूम करना है, बल्कि हमें डिस्टेंस मालूम करना है। टाइम हमें पता है 2 सेकेंड है तो सीधा सीधा हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। डिस्टेंस कितना होगा, वी आई 0 है, टाइम था अपना 2 सेकेंड, 1/2 ए की जगह पर आएगा 9.8 या चलो अप्रोक्सीमेटली 10 कर देते हैं। करीब तरीन आंसर देख लेंगे, आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, डिस्टेंस मालूम करना है, कैंसिल हो गए 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 5 4s आर 20, दिस वन।
19.6 मीटर्स, क्योंकि 9.8 से हमने सॉल्व नहीं करा ना, 10 से करते हैं तो इजी हो जाता है बिना कैलकुलेटर के, और करीब तरीन आंसर देख लेते हैं। 9.8 से करोगे तो एग्जैक्टली 19.6 आ जाएगा। 20. The acceleration of body moving down a frictionless inclined plane at 30 degrees will be। अब एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है ना, a बराबर होता है g sin थीटा। सो g रखेंगे हम 9.8 और साइन आ जाएगा यहाँ पर 30। साइन 30 होता है 0.5 और 9.8 इंटू 0.5, ये बराबर आ जाएगा 4.9। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 21. If the rate of change of momentum with respect to time is 0, अगर rate of change of momentum with respect to time 0 के बराबर है तो फिर क्या कंडीशन होगी, यानी कि ये कह रहे हैं इस तरीके से डेल्टा P ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू 0, तो फिर क्या हम कह सकते हैं, द मोमेंटम इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मोमेंटम जो है वो टाइम का फंक्शन है। मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड, मोमेंटम कंजर्व नहीं रहा। द मोमेंटम इज कांस्टेंट, सम फोर्स एक्ट्स, याद रखिए मोमेंटम कांस्टेंट है। अगर मोमेंटम में टाइम के लिहाज से कोई चेंज नहीं आ रहा, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी का मतलब यही है ना कि टाइम के लिहाज से मोमेंटम में कोई फर्क नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है हम क्या लिखेंगे, द मोमेंटम इज कांस्टेंट। 22. Which of the following changes when a particle is moving with uniform velocity? अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है तो इसमें से कौन सी चीज चेंज होती है? स्पीड चेंज होती है? नहीं, स्पीड चेंज नहीं होती। वेलोसिटी? नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन? जब वेलोसिटी ही यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा। हाँ, पोजीशन चेंज होती है उसकी, यानी पार्टिकल अपनी पोजीशन को तो चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं वो सेम रहते हैं। इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो एक रिलेशन ड्राइव करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के दरमियान में। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। इस इक्वेशन को आप क्या करो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कराओ m से। क्यों करा रहे हो अभी क्लियर हो जाएगा। मैं चाह रहा हूं कि मोमेंटम को किसी तरीके से इन्वॉल्व कर लूं, तो हो जाएगा 1/2 m, ये डिवाइड वाला m है, और एक m जो ऊपर मल्टीप्लाई हुआ उससे ये हो गया m² और v²। इधर आ गई काइनेटिक एनर्जी, m² v² का मतलब 1/2 m, इसको हम कर सकते हैं ऐसे, कर लो ब्रैकेट लगा के mv का होल स्क्वायर, और mv का मतलब होता है मोमेंटम का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन है ना वो ये वाला है। अब क्वेश्चन की तरफ वापस चलो। लिखा हुआ है कि अगर मोमेंटम को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो याद रखो अगर मोमेंटम को ट्वाइस करेंगे तो उसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि अगर हम मोमेंटम को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो जाती है 4 गुना, विच मीन्स बी क्वाड्रपल्ड। 24. A collision in which momentum conserve but kinetic energy not conserve, ऐसा मोमेंटम जिसमें दोनों कंजर्व रहते हैं वो होता है इलास्टिक, और जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती उसे कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। एक पैसेंजर है जो कि मूविंग बस में होता है, वो आगे की तरफ चला जाता है, जब बस अचानक से रुक जाती है तो इसको क्या एक्सप्लेन करते हैं हम, इट इज एक्सप्लेन बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ इनर्शिया से हम इसको साबित करते हैं, डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि भाई जब कोई भी शख्स बैठा होता है बस में और बस आगे की तरफ चल रही होती है तो पूरी बॉडी का मोमेंटम आगे की तरफ होता है। अचानक से ब्रेक्स अप्लाई होते हैं तो सीट पर बैठे हुए हैं या पैर जमीन पर हैं तो पैर तो रुक जाते हैं, लेकिन जो अपर पार्ट होता है बॉडी का वो किसी भी जगह से कनेक्टेड नहीं होता, तो इस वजह से वो आगे की तरफ लीन कर जाता है थोड़ा सा, ड्यू टू इट्स इनर्शिया, जो कि है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। 26. गन है जिसका मास है 1000 किलोग्राम, फायर कर रहा है किसी भी प्रोजेक्टाइल को 1 किलोग्राम के विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, तो रिकॉइल ऑफ द गन मालूम करना है। रिकॉइल ऑफ द गन याद होगा आपको कि हम इसमें इस्तेमाल करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1u1 प्लस m2u2 बराबर होता है m1v1 प्लस m2v2। तो क्या क्या है, मासेस 1000 है और 1 है, ठीक है, तो इसको कर देते हैं 1000, ठीक है, इसकी वैल्यू कर देते हैं 1000, और इनिशियली तो 0 है, और प्रोजेक्टाइल जो है वो 1 kg का है, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी भी 0 है। फिर जो गन है वो वापस आ रही है तो उसका रिकॉइल मालूम करना है, और जो प्रोजेक्टाइल है जिसका मास 1 किलोग्राम है उसकी स्पीड जो है वो 100 के बराबर गिवन है।
अब लेफ्ट हैंड साइड पे तो कंप्लीट जीरो आ जाएगा, सब जीरो से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1000 v1 और प्लस ये आ जाएगा 100, तो इस तरफ जाके माइनस का 100 हो जाएगा 1000 v1 और फाइनली जब v1 की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 100 डिवाइड बाय 1000, आंसर आएगा इधर v1 का 0.1 मीटर पर सेकेंड, वो भी माइनस में, ये रिकॉइल हो रहा है तो माइनस में तो आंसर आना ही चाहिए। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.1 मीटर पर सेकेंड। 27 एक ब्लॉक है लकड़ी का, वुड का, उसको एक सरफेस पे रखा गया है, फोर्स अप्लाई की जा रही है पैरेलल टू द सरफेस टू मूव द बॉडी, बॉडी को मूव कराने के लिए। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होती है उसका क्या काम होता है, वो अपवर्ड एक्ट करती है, नॉर्मल एक्ट करती है, अलोंग द डायरेक्शन या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो फ्रिक्शन का काम क्या है, फ्रिक्शन का काम है मुखालफत करना, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है, जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी विद विच अ बॉडी रेजिस्ट एनी चेंज इट्स मोशन, ऑलरेडी बता चुका हूं, उसको कहते हैं इनर्शिया, ठीक है ना, सी है ये, इनर्शिया इज द करेक्ट आंसर। इनर्शिया जो है वो अपनी स्टेट को रोकने की कोशिश करता है, तो उसे इनर्शिया कहते हैं। 1 न्यूटन बराबर होता है अगर किसी बॉडी के ऊपर 1 किलोग्राम, किसी बॉडी का मास 1 किलोग्राम है और उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, तो जो फोर्स होती है वो 1 न्यूटन होती है। तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ये हो जाएगा ए। और इसी तरीके से 30 में आ जाएगा, अगर बॉडी स्टेशनरी है, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर नॉट इन कॉन्टेक्ट ईच अदर, द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस विद इट, वो एक्चुअली बैलेंस हो जाती हैं, जो करेक्ट बात है। ठीक है जी, ये हो गए सारे के सारे एमसीक्यूज जिनका ताल्लुक चैप्टर नंबर 3 से है। इसके अलावा पास्ट पेपर्स को और देख लो, बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है जी, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।